हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका जो चैप्टर था पहले मिठाई वाला, उसके आगे की रीडिंग करेंगे। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूप से मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा ठग है, देता सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम सख्त हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी की असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, क्योंकि सच पूछिए तो बाबूजी इनका असली दाम दुकानदार चाहे हानि की उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि 2 ही पैसे की है। आप कहीं से भी 2 पैसे में से मुरली नहीं ला पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई हैं, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, हमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसा नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की। अच्छा, यही लो। पैसे नहीं हैं। अच्छा, अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा, ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले? तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे नहीं होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, यह 6 पैसे वाला लो। ठीक हो गया हिसाब। मिल गए पैसे? देखा मैंने कैसी तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी यह लो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता। भला आदमी जान पड़ता है, समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। उसी समय मुरली का तीक्ष्ण स्वर निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति स्नेहाभिक्त बातें याद आती रहीं। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। उसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उसकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उसके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ तो। मैं उधर कैसे आऊँ, कोई आता ना हो। ज़रा हट कर, मैं ही चिक की ओट में बैठी रहूँगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दे दूँ माँ? ये नई तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे इन्हें इन गुणों के सिवाय ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूँ? चपटी और गोल हैं। पैसे की 16 देता हूँ।
दादी बोली, 16 तो तुम बहुत कम देते हो, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं माँ, अधिक नहीं दे सकता, इतनी भी कैसे देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 ना सही 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब ज़्यादा करना नहीं आता। कहते हुए दादी ने पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट ही फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इनसे पूछो इस शहर में और भी कभी आए थे, यह पहली बार आए हो, यहाँ के निवासी हो तुम, यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय, विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था, और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे भी और कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता क्या भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। सो कैसे? रोहिणी बोली, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें, उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तो और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरा प्राण था। बच्चे ऐसे थे जैसे सोने के सुंदर सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी, प्राण नहीं निकले, इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता तो घुट घुट मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वह इन्हीं में उछल कूद कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से तो काफ़ी है, जो नहीं है इस तरह उसी को पा लेता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू तर थे। उसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए, रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। कहकर कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाई से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी के भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर आवाज़ सुनाई पड़ी, उसी प्रकार मधुर मृदुल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं। अगर हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन है तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं, अदरवाइज अगर सब कुछ है तब भी हमारे पास कुछ नहीं है। और इस कहानी की रचयिता हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी।